लास्ट हमने ओशनोग्राफी की शुरुआत की थी। आज हम ओशनोग्राफी को कंप्लीट करेंगे एंड विल बिगिन विद द क्लाइमेटोलॉजी। ये सारे टॉपिक्स थे अंडर ओशनोग्राफी, ओशन बॉटम रिलीफ, ओशन करंट्स, टाइड्स, कोरल रीफ। तो रिमेनिंग टॉपिक जो आज हमें करने हैं वो है टेम्परेचर ऑफ ओशंस एंड सैलिनिटी ऑफ द ओशंस। उससे पहले कुछ रिकैप कर लेते हैं। ओशन बॉटम रिलीफ में हमने देखा था कि हमने 3 पार्ट्स बनाए थे ओशन बॉटम रिलीफ के, मिड ओशनिक रिज, डीप ओशन बेसिन्स एंड ओशन कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। मिड ओशनिक रिज को हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में काफी डिटेल में देख चुके हैं, वो हमने स्किप किया था और हमने डायरेक्टली ओशन जो ओशन कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स हैं उस पर हमने कॉन्सेंट्रेट किया था। हमने कहा था कि उस टाइम ओशन कॉन्टिनेंटल जो मार्जिन्स उसके 3 टाइप्स हैं, उसके 3 डिविजन्स हैं। फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सेकंड इज द कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड द थर्ड वन इज कॉन्टिनेंटल राइज। राइट, हमने बताया था कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वहां पे टेरिजिनस और बायोजीनियस सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है, इसीलिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ में काफी सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम। वर्ल्ड का 90% ऑफ द पेट्रोलियम आर फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द वर्ल्ड। एग्जाम्पल्स पर्शियन गल्फ, नॉर्थ सी, बैरेंट सी, बॉम्बे हाई। राइट, सेकेंड था सल्फर जो ओशन वाटर में से मिलता है। वेरी प्रोमिनेंट रीजन एग्जाम्पल है गल्फ ऑफ मैक्सिको, जहां से सल्फर जो है एबंडेंट अमाउंट में मिलता है। तीसरा जो रिसोर्स मिलता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जिसे हम प्लेसर डिपोजिट्स कहते हैं, वो कोस्टल रीजन में कॉन्सेंट्रेट के रूप में पाया जाता है। मोनेजाइट सैंड इन केरला, इवन गोल्ड, जिरकॉन, डायमंड्स, इस तरह के प्लेसर डिपोजिट्स वर्ल्ड के कोस्टल रीजन में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ रीजन में पाए जाते हैं। उसके बाद हमें पता है इट्स वेरी कॉमन रिसोर्सेज पर्ल्स, फिशेस एंड कैल्शियम। कैल्शियम ओशन वाटर्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये सारे रिसोर्सेज कॉन्टिनेंटल शेल्फ में से पाए जाते हैं। उसके बाद जो फीचर था कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये बहुत ही स्टीप ग्रेडियंट होता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी डिपोजिशन नहीं हो पाता, लेकिन कुछ यूनिक लैंडफॉर्म फीचर्स जो है कॉन्टिनेंटल स्लोप पे बनते हैं, जैसे कि सबमरीन कैनियंस, सबमरीन वाटरफॉल्स। राइट, उसके बाद हमने देखा था कॉन्टिनेंटल राइज। ये सिर्फ एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स एंड द डीप ओशन प्लेन। राइट, ये जो कॉन्टिनेंटल राइज है वो अगर यहाँ पे नजदीक में अगर कोई ओशनिक ट्रेंच है तो वो ये फीचर जो है कभी पाया नहीं जाता, क्योंकि ये जो फीचर है यहाँ से आने वाले जो भी सेडिमेंट्स है उसके डिपोजिशन से बनता है। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रेंच है तो वो सेडिमेंट्स उसमें कंज्यूम हो जाएंगे और राइज जो है वो कभी विजिबल या वहां पे पाया नहीं जाता। एबिसल प्लेन के अंदर रिसोर्सेज में देखा था सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, यानी कि कुछ ऐसे नोड्यूल्स जिसके अराउंड मल्टीपल मेटल्स जो है पाई जाती है, वो जो ओशन के बॉटम में मतलब इस तरह से स्प्रेडेड हुए होते हैं अराउंड द डेप्थ ऑफ 4000 टू 6000 मीटर। राइट, तो इस तरह के पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स भी जो है अब उनका एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ है। मेनी कंट्रीज आर इन द रेस इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया ने हमने देखा था लास्ट टाइम की इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से परमिशन ले ली है एंड अराउंड 1,50,000 हेक्टेयर सेंट्रल इंडियन बेसिन में, सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में जो है इंडिया एक्सपेरिमेंटल बेस पे पीएमएन यानी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का एक्सप्रेशन कर रहा है। उसके बाद हमें देखे थे टाइप्स ऑफ आइलैंड्स, 4 टाइप्स के आइलैंड्स। फर्स्ट इज द कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स, यानी कि मेन कॉन्टिनेंटल लैंडमास से ही टेक्टोनिक रीजंस की वजह से अलग हुए लैंडमास यानी आइलैंड्स। दूसरे टाइप के आइलैंड यानी वॉल्केनिक आइलैंड्स, जो हॉटस्पॉट एक्टिविटी या ओशन प्लेट कोलिजन की वजह से जो वॉल्केनिक आइलैंड बनते हैं, दीज आर द सेकंड टाइप्स। थर्ड टाइप इज द सैंडबार आइलैंड्स, यानी कि वेव एक्शन कुछ इस तरह होती है कुछ कोस्टल एरिया में कि यहाँ पे वो वेव्स इरोड करते हैं और उसके रॉक्स और सैंड को यहाँ पे इस जगह पे वो डिपोजिट करते जाता है। राइट, तो इसकी वजह से ये डिपोजिशन से जो बने आइलैंड्स हैं उन्हें सैंडबार आइलैंड्स कहते हैं। हमने इस सबके एग्जांपल्स भी देखा था। सैंडबार आइलैंड का प्रोमिनेंट एग्जांपल है लॉन्ग आइलैंड, जहाँ पे न्यूयॉर्क लोकेटेड है। कोरल आइलैंड्स हमने देखे थे कि किसी भी आइलैंड के अराउंड, सपोज एक वॉल्केनिक आइलैंड है, उसके अराउंड कोरल रीफ का इस तरह से फॉर्मेशन होता है, तब वो आइलैंड कोरल आइलैंड्स कहते हैं। हमने कोरल के बारे में देखा था कि उनकी फॉर्मेशंस कैसे होती है। कोरल पॉलिप्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी और एक माइक्रोस्कोपिक प्लांट जूजांथेला की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से कोरल रीफ जो है वो फॉर्म होती है। कोरल्स ओशन वाटर में से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करता है, अपना स्केलेटन बनाता है। माइक्रोस्कोपिक प्लांट जूजांथेला जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, फूड प्रोड्यूस करता है। और
इस तरह से जो ज़ूज़ैंथेला फूड प्रोड्यूस करता है वो कोरल पॉलिप्स को देता है, और जो कोरल पॉलिप्स है उसकी एक्सचेंज में इस ज़ूज़ैंथेला को अपने स्केलेटन में प्रोटेक्शन देता है। तो इसी तरह से दोनों ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से कोरल रीफ जो है वो बनाते हैं। एक जनरेशन पे दूसरी जनरेशन इस तरह की कोरल रीफ्स बनती जाती है। कंडीशंस हमने देखी थी, कोरल रीफ्स आर वेरी फ्रगाइल ऑर्गेनिजम्स, उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट नैरो रेंज की कंडीशंस चाहिए होती है, जैसे कि सनलाइट, उनको सनलाइट चाहिए क्योंकि ज़ूज़ैंथेला को फोटोसिंथेसिस करना है, राइट। तो इसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, शैलो प्लेटफॉर्म ओशन के नीचे, जिसकी डेप्थ अराउंड 50 मीटर होगी। तो इसकी वजह से कोरल रीफ्स को उसके अंदर के ज़ूज़ैंथेला को फोटोसिंथेसिस कर पाएंगी। टेम्परेचर रेंज भी 25 टू 27 डिग्री के बीच में होना चाहिए, राइट। इसीलिए कोरल रीफ्स जो है ट्रॉपिकल सीज में ही पाई जाती है। सैलिनिटी भी बहुत काफी स्ट्रिक्ट है, 33 पीपीटी। इससे ज्यादा सैलिनिटी हो गई, इससे कम हो गई तो कोरल रीफ्स मर जाती है। कोरल रीफ को काम, सर्कुलेट, न्यूट्रिएंट रिच वाटर चाहिए होता है। स्टैग्नेंट एनक्लोज सी में कोरल रीफ्स कभी नहीं बनती, और कभी भी वो रिवर के माउथ में भी कोरल रीफ्स कभी डेवलप नहीं होती, बिकॉज माउथ ऑफ द रिवर में सैलिनिटी बहुत कम होती है, राइट। सो दिस आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ। हमने देखा था कि ये सारी कंडीशन अगर सडनली ब्रेक हो जाती है तो उसकी वजह से कोरल रीफ जो है, जिसका ब्यूटीफुल कलर उसके अंदर ज़ूज़ैंथेला जो है उसकी वजह से है। अगर कोरल रीफ की ये कंडीशंस ब्रेक होती है तो इट फील स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस की सिचुएशन में कोरल रीफ अपनी ज़ूज़ैंथेला को एक्सपेल कर देती है, और इसकी वजह से सिर्फ बेर स्केलेटन, कैल्शियम का स्केलेटन जो है पॉलिप्स का कोरल पे, वो दिखाई देता है व्हाइट पूरा। तो इसके लिए उस सारी इवेंट को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, राइट। उस कोरल ब्लीचिंग होने की हमने सारे रीजंस भी देखे थे, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ओशन एसिडिफिकेशन, सेडिमेंटेशन, मरीन पोल्यूशन और वायरल डिसीजेस। तो इन सब की वजह से जो है कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स हो सकती है। हमने देखा था कोरल रीफ के फॉर्मेशन के लिए 3 स्टेजेस होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड अटॉल। यानी कि आइलैंड के अराउंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दोनों साइड से कोरल रीफ्स जो है उनका फॉर्मेशन 1 जनरेशन 2nd जनरेशन स्टार्ट होता है। इट रीचेस टिल द सरफेस ऑफ द वाटर। सेकेंड स्टेज में अगर इन फॉर्मेशन और जो माउंटेन है उसके बीच में अगर यहाँ पे गैप रहता है और वहां पे वाटर फिलअप होता है तो उससे लगून्स कहते हैं। सेकेंड स्टेज में ये जो पूरी यहाँ पे कंटिन्यूस रिंग होगी वो रिंग ब्रेक हो जाएगी और ओपन ओशन का वाटर जो है वो यहाँ अंदर तक आने लगेगा। थर्ड स्टेज में ये होता है कि जो बीच का आइलैंड है वो पूरी तरह सबमर्ज हो जाता है, वो यहाँ से इनविजिबल हो जाता है और सिर्फ कोरल की ये रिंग है वो नजर आती है। तो वो स्टेज को अटॉल स्टेज कहते हैं। दिस आर द 3 स्टेजेस ऑफ कोरल रीफ। नाउ वी आर मूविंग टू द न्यू टॉपिक दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द ओशन वाटर। वो भी हमने देखा था। हॉरिजॉन्टल में हमने देखा था कि वेव्स हॉरिजॉन्टली उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं, राइट। लेकिन वेव्स में मॉलिक्यूल्स जो है वो सर्कुलर मोशन होते हुए मूव करता है, ना कि डायरेक्टली स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, राइट। लेकिन जो दूसरे हमारी ओशन वाटर की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ओशन करंट्स यानी ओशन के सरफेस पे सब बहुत ही ज्यादा डेप्थ में नहीं, सब सरफेस लेवल पे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वाटर जो है हॉरिजॉन्टली बहुत ही ज्यादा स्पीड में मूव करता है, उसे हम ओशन करंट्स कहते हैं। ओशन करंट्स जनरली हीट बैलेंस का काम करते हैं। इक्वेटोरियल रीजन के जो हॉट वाटर है उसे पोल तक पहुंचाया जाता है और पोल का जो ठंडा वाटर है वो इक्वेटर तक लाया जाता है। तो इस ओशन करंट के जरिए पूरा अर्थ का हीट बैलेंस या हीट सर्कुलेशन जो है वो मेंटेन होता है। उसके बाद वर्टिकल मूवमेंट्स ऑफ द वाटर, राइट। एक था टाइड। टाइड में जो हमारे समंदर में या कोस्टल रीजन में जो वर्टिकल हाइट बढ़ती है ओशन वाटर्स की ड्यूरिंग हाई टाइड एंड लो टाइड, तो ये जो वर्टिकल मूवमेंट होती है ओशन वाटर की उसे टाइड्स कहते हैं। उनकी वजह ये होती है कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, अगर मून का ग्रेविटेशनल पुल इस तरह जो है अर्थ पर लग रहा है तो यहाँ उस साइड पे जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वैसा ही इक्वली यहाँ पे भी बल्ज होगा। इसकी वजह से यानी कि यहाँ पे भी हाई टाइड आएगा, उसी अपोजिट डायरेक्शन में भी यहाँ पे हाई टाइड आएगा, राइट। तो इसकी वजह से अर्थ पे 24 आवर्स में 2 बार हाई टाइड्स आते हैं एंड 2 जगह पे लो टाइड्स आते हैं, राइट। फिर हमने देखे थे टाइप्स ऑफ टाइड्स, एपोजी पेरिजी टाइड्स, हमने देखे थे स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स। स्प्रिंग टाइड में हमने देखा था कि सीजी की पोजीशन यानी कि अर्थ, सन और मून अगर एक ही लाइन पर आ जाते हैं तो उसकी वजह से जो टाइड्स आते हैं उसे स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। स्प्रिंग टाइड की हाइट नॉर्मल हाई टाइड से ज्यादा होती है
और उनकी लो टाइड की हाइट नॉर्मल लो टाइड से भी ज्यादा होती है, यानी पानी हमेशा नॉर्मल हाई टाइड या लो टाइड से ऊपर रहता है। नीप टाइड में हमने देखा था कि क्वाड्रेचर पोजीशन होती है, यानी कि मून, अर्थ और सन राइट एंगल या 90 एंगल डिग्री बनाते हैं, राइट। और इसकी वजह से दोनों के ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे को काउंटर एक्ट करता है, और इसकी वजह से जो टाइड्स आता है इन्हें नीप टाइड्स कहते हैं। नीप टाइड के दौरान जो हाई टाइड आता है वो नॉर्मल टाइड से उनकी जो है उसकी हाइट कम रहती है। इवन लो टाइड के दौरान भी उनकी जो लो टाइड है नॉर्मल टाइड उससे भी ज्यादा जो है लो टाइड नीप टाइड में आती है, राइट। सो दिस आर द टाइड्स। दूसरी, वर्टिकल मोशन ऑफ द ओशन, दी अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग। हमने एकमैन स्पाइरल के बारे में देखा था और देखा था कि विंड की जो डायरेक्शन है उसकी राइट साइड, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो राइट एंगल जो है राइट साइड पे एकमैन ट्रांसपोर्ट होगा, और वो जो है यहाँ पे कोस्टल रीजन के जो वाटर है ऊपर सरफेस वाटर उसको कोस्ट से दूर तक ले जाएगा, इस आउटवर्ड साइड पे जो है वो उसको फोर्स करेगा वाटर को। उसकी वजह से यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट होगा, स्पेस क्रिएट होगी, पानी जो है बाहर इस तरह कोस्ट से दूर जाएगा और उस स्पेस को जो है नीचे का ठंडा वाटर, ये कूल एंड न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर आएगा। इस तरह से ओशन बॉटम से सरफेस पे जो वाटर वर्टिकली आता है उसको हम अपवेलिंग कहते हैं। उससे अपोजिट डायरेक्शन में अगर एकमैन ट्रांसपोर्ट यहाँ पे वाटर कोस्ट में पाइल अप करता है, इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे पाइलिंग अप की वजह से वाटर जो है वार्म हो जाएगा और वो पानी नीचे डाउनवर्ड साइड पे मूव करेगा। इस तरह से सरफेस से बॉटम तक जो पानी नीचे जाता है वर्टिकली मूवमेंट होती है, उसे हम डाउनवेलिंग कहते हैं। सो दिस आर दी ओशन वाटर्स की मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और वर्टिकल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल में वेव्स एंड ओशन करंट्स, वर्टिकल में हमें देखे टाइड्स एंड द अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग। अभी हमें जो करना है वो है टेम्परेचर ऑफ द ओशन एंड द सैलिनिटी ऑफ द ओशंस। अर्थ पे जो हमारा एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है वो सन है, राइट। हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, राइट, इवन द एंटायर जो एटमॉस्फेयर है, वाटर है, उन सबको हीट का सबसे बड़ा सोर्स सन है। इसकी वजह से क्या होता है कि ओशन जो है, ओशन का यानी वाटर का जो स्पेसिफिक हीट जो है, उसकी वजह से क्या होता है कि लैंड बहुत ही जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन पानी बहुत ही जल्दी ठंडा भी नहीं होता और गर्म भी नहीं होता। और इस पानी की ऐसी प्रॉपर्टी की वजह से पानी जो है बहुत ही लंबे टाइम तक उस एनर्जी को स्टोर कर पाता है, और उसकी वजह से अर्थ का जो एनर्जी का बैलेंस है वो मेंटेन होता है। एवरेज टेम्परेचर अगर हम ओशन का देखें तो मतलब फ्रॉम सरफेस टू बॉटम इट इज ओनली 3 to 5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सिर्फ सरफेस की एवरेज टेम्परेचर की हम बात करें तो वो है अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। ओशन के जो टेम्परेचर्स है उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। उसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला जो वेरिएशन है उसे लैटिट्यूडल वेरिएशन कहते हैं। हमें पता है कि इक्वेटर और ट्रॉपिकल रीजन हीट सरप्लस रीजन है, एंड उससे बियॉन्ड सारे रीजन है वो हीट डेफिसिट रीजन है। यानी कि इक्वेटर से हम पोलवर्ड जाएंगे तो ओशन वाटर का टेम्परेचर कम होना चाहिए, राइट। लेकिन उसमें एक आयरनी ये है कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर अर्थ पे इक्वेटर पे नहीं, लेकिन यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन पे पाया जाता है। उसका रीजन ये है कि इक्वेटर रीजन जो है, हम क्लाइमेटोलॉजी में डिटेल में देखेंगे। अभी तक हम इतना समझ लीजिए कि इक्वेटर रीजन जो होता है वहां पे एयर जो होती है, यहाँ पे बिकॉज ऑफ द सनलाइट, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, बहुत ही ज्यादा इस रीजन का जो पानी है, ग्राउंड है, बहुत ही ज्यादा हीट होता है, और इसकी वजह से यहाँ की जो एयर है बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है। और एयर की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी वो गर्म होती है वो एक्सपैंड होती है, और एक्सपांड होने की वजह से उसका जो वेट है वो कम हो जाता है, वो लेस डेंस हो जाती है। सराउंडिंग रीजन से जो एयर पैकेट जो है वो हल्की हो जाएगी, इसकी वजह से वो राइज करेगी, और ऐसी राइजिंग जो है इक्वेटर पे होती है। इसकी वजह से ऐसी एयर जब ऊपर जाएगी उसका कंडेंसेशन होगा, उसके मॉइस्चर जो कंटेंट है उनका क्लाउड्स बनेगा, और यहाँ पे इक्वेटर रीजन पे इसीलिए हर दोपहर को ऐसी इंटेंस हीटिंग होती है, और हर शाम को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटेंस रेनफॉल होती है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इक्वेटर रीजन पे इतना सारा मतलब डेली बेसिस पे यहाँ पे रेनफॉल होता है, प्लस एवरी इवनिंग इस तरह क्लाउड फॉर्मेशन होता है। इसकी वजह से ये जो रीजन है उस रीजन का टेम्परेचर मतलब वाटर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा नहीं होता है, राइट, क्योंकि इतना रेनफॉल आ रहा है, क्लाउड कवर है, रिफ्लेक्शन हो रहा है सनलाइट का, इसलिए यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता।
बट ट्रॉपिकल रीजन जो है वो भी हीट सरप्लस रीजन है, लेकिन वहां पे इस तरह की रेनफॉल नहीं होती, राइट, इस तरह की क्लाउड कवर नहीं होता, क्लियर स्काई होता है, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है ट्रॉपिकल रीजन से कम होता है। तो इसको हम लैटिट्यूडनल वेरिएशन कहते हैं। सबसे ज्यादा ओशन वाटर का टेम्परेचर ट्रॉपिकल वाटर्स में पाया जाता है, ना कि इक्वेटर वाटर में। सेकेंड वेरिएशन को हेमिस्फेरिक वेरिएशंस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम देखें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो ओशन वाटर है वो ज्यादा गर्म होगा कि सदर्न हेमिस्फीयर का पानी है वो ज्यादा गर्म होगा। इसके लिए अगर हम देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का यहाँ पे जो ओशनिक वाटर है वो सदर्न हेमिस्फीयर के ओशन वाटर से ज्यादा गर्म रहता है। उसका रीजन यह है कि जैसे हम देखते हैं मैप में कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड मास है कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लैंड बहुत ही ज्यादा जो हीट को एब्सॉर्ब करता है, राइट, कंपेयर टू वाटर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके सराउंडिंग रीजन को भी जो ये लैंड मास है वो गर्म करता है, और इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है उसके वाटर का टेम्परेचर सदर्न हेमिस्फीयर से ज्यादा होता है। इसे हेमिस्फेरिक वेरिएशन कहते हैं। थर्ड इज द एनक्लोज सी। एनक्लोज सी यानी कि ऐसे सी जो इस तरह से एनक्लोज्ड है, उनके फ्रंट पे जो है इस तरह से एनक्लोज किए गए। ऐसे जो ओशंस या सीज जो होते हैं उसमें यह होता है कि अगर कोई ऐसा एनक्लोज सी ट्रॉपिकल रीजन में है, जैसे कि मेडिटेरियन सी, उस रीजन का टेम्परेचर, उस मेडिटेरियन सी का वाटर का टेम्परेचर उसी लैटिट्यूडनल पे, अगर यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, उसके ओपन ओशन से यहाँ का टेम्परेचर जो है ज्यादा होगा, राइट, क्योंकि ओपन ओशन जो अटलांटिक है उसको ओशन करंट्स और उसकी वजह से मिक्सिंग रहता है, यानी कि ओपन ओशन में ऊपर पोलवर्ड से पानी आएगा और पूरा सर्कुलेशन बनेगा, और इसकी वजह से ओपन ओशन में बेटर मिक्सिंग होने से उनका टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट रहता है। लेकिन इनको ये मिक्सिंग जो है वो नहीं मिल पाती, इसलिए यहाँ पे जो वाटर एनक्लोज रह गया है वो ज्यादा गर्म होगा। सेम यहाँ पे टेम्परेट रीजन में होता है। टेम्परेट रीजन में सपोज यहाँ पे बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी में जो वाटर का टेम्परेचर है वो ओपन उसके लैटिट्यूडनल पे, यहाँ पे जो ओपन ओशन है उससे ज्यादा ठंडा होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो ओपन ओशन है उससे भी बेटर मिक्सिंग होती है, यहाँ पे इक्वेटोरियल करंट जो है वो पास होता है, और इस तरह से यहाँ पे उन सभी इक्वेटोरियल पोलवर्ड का जो पूरा मिक्सिंग होता है, इसकी वजह से ये टेम्परेचर मॉडरेट रहता है कंपेयर टू बाल्टिक सी। वो जो है स्टैग्नेंट वाटर रहता है और वो ठंडा रह जाता है। तो ट्रॉपिकल ओशन, ट्रॉपिकल एनक्लोज सी होता है, वो उनके ओपन ओशन से ज्यादा गर्म होते हैं, और टेम्परेट रीजन के एनक्लोज सी वो अपने ओपन ओशन से ज्यादा ठंडे होते हैं, राइट। दिस वाज द थर्ड वेरिएशन। वेरिएशंस ओशन करंट भी करते हैं, जहां से वार्म ओशन करंट पास होंगे वो रीजन को वो गर्म कर देंगे, राइट, उस सराउंडिंग जो वाटर है वो गर्म होगा, और जो कोल्ड करंट है वो जहां से पास होंगे वो उस रीजन के सराउंडिंग वाटर को जो है ठंडा देगा, यानी कूलनेस इफेक्ट देगी, राइट। हमने पहले भी देख चुके हैं कि इवन कोल्ड करंट्स जो है ऊपर की एयर तक को भी है ड्राइंग इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट देते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली उनके सराउंडिंग वाटर को तो वो ड्राइंग या कूलिंग या वार्मिंग इफेक्ट देगी। और एक वेरिएशन है अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग। अपवेलिंग हमने देखा था इज रिलेटेड एसोसिएटेड विद द कोल्ड करंट्स। जहां पे अपवेलिंग होता है वहां से नीचे का कूल्ड और जो है चिल्ड वाटर ऊपर आता है, राइट। तो इसकी वजह से जहां पे भी किसी भी कोस्टल रीजन में अपवेलिंग हो रहा है वहां का सरफेस का टेम्परेचर कम होगा, राइट। और डाउनवेलिंग में ये होता है कि ऊपर का जो गर्म पानी जो होता है बिकॉज ऑफ दिस पाइलिंग अप वो उस जगह का टेम्परेचर ज्यादा गर्म हो जाता है। तो जहां पे भी अपवेलिंग रीजन है उस रीजन के टेम्परेचर जो है कम होंगे, जहां पे डाउनवेलिंग है उस रीजन का टेम्परेचर ज्यादा होगा। डाउनवेलिंग। और एक वेरिएशन से डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। डायurnal रेंज यानी कि दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर और नाइट का जो मिनिमम टेम्परेचर होता है उसका जो डिफरेंस होता है उसे डायurnal रेंज कहते हैं। जितना मैक्सिमम ज्यादा और जितना मिनिमम होता है, जितनी रेंज ज्यादा होती है उसे ज्यादा रेंज का डायurnal रेंज कहते हैं। अगर हम इस तरह के डायurnal रेंज निकालना चाहें तो हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल रीजन की इस तरह की डायurnal रेंज यानी दिन में और रात के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा रहता है कंपेयर टू इक्वेटोरियल रीजन। सेम रीजन, इक्वेटोरियल रीजन में जो है रोज वहां पे बारिश होती है, इसलिए टेम्परेचर जो है मॉडरेट रहेगा, प्लस क्लाउड कवर रहेगा, इसकी वजह से वहां पे जो सनलाइट जो है वो हीटिंग इतनी नहीं कर पाएगी कुछ देर के, मतलब डे टाइम के लिए। वहां पे इवोपरेशन कम होगी और इसकी वजह से इक्वेटर की जो
रेंज है वो इतनी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं पहुंच पाएगी, मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा। लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन है, क्लियर स्काई रहता है, वहां पे हीट सरप्लस रीजन भी है, तो वहां पे इक्वेटर के कंपेयर में जो डे नाइट के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा होता है। इसी तरह का और एक कंसेप्ट है जिसे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, यानी कि पूरे साल का सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर एंड सबसे मिनिमम टेम्परेचर, उन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस, उसे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। इस एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर को हम अगर ओशन वाइज देखें तो उसमें यह होता है कि जो ओशन सबसे बड़ा होता है उसकी ये एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर उतनी ही कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना बड़ा अगर वो ओशन है उतनी ही उसमें वाटर में मिक्सिंग होगी, यानी कि इक्वेटर का वाटर पोल साइड, पोल का वाटर इक्वेटर साइड, तो उनमें पूरा मिक्सिंग होने की वजह से टेम्परेचर जो है एक दूसरे की हीट एक्सचेंज होने की वजह से मॉडरेट टेम्परेचर इसका हो जाता है, राइट, कंपेयर टू इंडियन ओशन और एटलांटिक ओशन। तो इसकी वजह से अगर हम देखें तो पैसिफिक ओशन का जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो एटलांटिक ओशन से कम रहती है। प्रीलिम 2007 क्वेश्चन, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन पैसिफिक ओशन देन इन एटलांटिक ओशन। अभी हमने देखा पैसिफिक ओशन की एनुअल रेंज एटलांटिक ओशन से कम रहती है, राइट, सो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकेंड यह है कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन सदर्न हेमिस्फीयर। अगर हमने अभी देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो ज्यादा गर्म रहता है बिकॉज वहां पे ज्यादा लैंड मास है, राइट, और लैंड की ये प्रॉपर्टी के बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो जहां पे ज्यादा लैंड मास है वो रीजन ज्यादा गर्म भी होगा और ज्यादा ठंडा भी होगा कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसीलिए एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा ज्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ द लैंड मास, और सदर्न हेमिस्फीयर में वो डिफरेंस जो है हमेशा कम रहेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इस हिसाब से जो है वो सही है, राइट। द आंसर इज ओनली 2B। अब ओशन वाटर का हमने हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि इक्वेटर से ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा टेम्परेचर रहता है, राइट। हमने देखा कि एनक्लोज सी जो होते हैं अगर ट्रॉपिकल रीजन में तो ओपन ओशन से उनमें ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, राइट। तो इस तरह के हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखी। अब हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर देखते हैं, यानी कि ओशन सरफेस से अगर हम डेप्थ पे जाते हैं तो किस तरीके की टेम्परेचर पैटर्न बनती है। ओशन सरफेस से जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो एक 3 तरह के लेयर्स बनते हैं। मतलब ये होता है कि सपोज ये जो 20 to 24 डिग्री सेल्सियस जो वाटर है, यानी कि अगर ये रीजन ट्रॉपिकल वाटर से, ट्रॉपिकल वाटर से अगर हम 500 मीटर तक के डेप्थ पे जाते हैं तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर मिलता है। मतलब एक फर्स्ट लेयर ऐसा है ट्रॉपिकल लेयर में कि जैसे डेप्थ पे जाते हैं टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, यूनिफॉर्मली वही टेम्परेचर अराउंड 20 to 25 डिग्री हमें मिलता है। फिर जैसे ही हम 500 मीटर से और ज्यादा डेप्थ में जाते हैं सडन टेम्परेचर में जो है फॉल स्टार्ट हो जाता है। ये जो लेयर है यहाँ पे सडन डिक्रीज इन द टेम्परेचर हमें मिलता है। उस पूरे जो है सेकंड लेयर को थर्मोक्लाइन कहा जाता है, राइट। और उस लेयर के बाद बियॉन्ड 1000 मीटर अगर पानी के डेप्थ में और भी जाए तो बहुत ही कम डिक्रीज जो है पानी का वाटर का होता है और यूनिफॉर्मली थोड़ा बहुत ही कम टेम्परेचर इस तरह से कम होता है, राइट। यानी कि सेकंड लेयर के बाद जो डिक्रीज इन द टेम्परेचर है बहुत ही कम हो जाता है। तो इस तरीके के वाटर की जैसे हम डेप्थ में जाते हैं 3 तरह के इस तरह के लेयर हमें मिलते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी वेरिएशन है, और वेरिएशन ये है कि अगर हम डेप्थ में जाते हैं, अगर ट्रॉपिकल रीजन के वाटर से अगर हम नीचे जाएंगे तो ही हमें इस तरह की 3 लेयर्स मिलेंगे, राइट। क्योंकि ऊपर सरफेस का वाटर जो है काफी ज्यादा टेम्परेचर है 20 to 25, वो 500 मीटर तक यूनिफॉर्म रहेगा। फिर थर्मोक्लाइन आएगा, एकदम से डिक्रीज होगा, अराउंड 4 to 5 डिग्री जो है वो थर्ड लेयर में आके हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेट रीजन में देखें तो सरफेस का वाटर जो है ऑलरेडी उसका टेम्परेचर 50 to 20 डिग्री होता है, राइट। तो ऑलरेडी वो जो है कम होता है, तो उसकी वजह से उसका जो फर्स्ट लेयर होता है जो हमने देखा था 500 मीटर तक उसकी यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहती है, वो फर्स्ट लेयर यहाँ पे नहीं मिलता क्योंकि फर्स्ट लेयर का टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए, उससे तो कम ये टेम्परेचर ऑलरेडी है। तो यहाँ पे डायरेक्टली थर्मोक्लाइन जो है स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लेयर सिर्फ समर में जो है पाया जाता है क्योंकि समर में टेम्परेट रीजन का जो ओशन का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है जो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है वैसा ही
टेम्परेट रीजन में, समर सीजन में पाया जाएगा, ना कि विंटर में, राइट। इस तरह की टेम्परेट रीजन की इस तरह की जो है पैटर्न बनेगी। लेकिन पोलार वाटर्स वो तो ऑलरेडी अराउंड 4 to 5 डिग्री सेल्सियस के ठंडे होते हैं, तो उन्हें तो और ज्यादा ऑलरेडी ठंडा नहीं होना है। तो जैसे ही हम डेप्थ पे जाएंगे ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, टेम्परेचर में ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, और वो बहुत ही स्मूथली उसका इस तरह का फॉल होगा कि एक या आधा टेम्परेचर का डिग्री में जो है डिक्रीज होगा, और इस तरह की पोलर वाटर रीजन में पाई जाती है। जितने डेप्थ में जाते हैं पोलर रीजन में टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होती है। सो दिस वे द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, राइट। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर हमने देखा। उससे एसोसिएटेड एक और टॉपिक है सैलिनिटी ऑफ द ओशंस।